हेलो स्टूडेंट्स, हम चले आए हैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर जो कि कौन सी है हमारी केमिकल काइनेटिक्स की। आज ये क्लास जो है वो क्या है, फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर की। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड कितनी होती है या उसकी रेट कितनी होती है, उसके इर्द गिर्द ही हमारा पूरा चैप्टर क्या है, अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। तो लास्ट वाली जो क्लास थी, जो लास्ट चैप्टर था, वो था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई थिंक पूरा चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अपने चैप्टर पे जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। देखो, केमिकल काइनेटिक्स दो वर्ड हैं, इसमें जो केमिकल जो लिखा हुआ है वो केमिकल क्या होता है, केमिकल होता है मतलब केमिकल की रिएक्शंस। केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं वो है केमिकल, इस केमिकल का मीन। और काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, उसकी रेट क्या है या उसकी स्पीड कितनी है। तो उसके इर्द गिर्द क्या करेंगे, हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से। चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक कौन कौन से हम पढ़ेंगे आज, एक तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, और बाद में स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और उनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। पहला डेफिनेशन, देखो क्या है जो रेट केमिकल काइनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखो, ये एक क्या होती है, एक ब्रांच होती है। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में बहुत सारी क्या है, ब्रांचेज हैं। तो ये क्या है, उसकी ब्रांच है, क्या है उसके अंदर, इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग। मतलब इस जो केमिकल काइनेटिक्स जो ब्रांच है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और साथ में हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, उसके मतलब जो रेट है या जो स्पीड है केमिकल रिएक्शन की, वो किस किस पे डिपेंड करती है। जैसे मान के चलो मुझे यहां से क्या करना है, जयपुर से दिल्ली जाना है। तो जब जयपुर से मैं दिल्ली जाऊंगा, तो माना कि मेरी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर या मान लो 60 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड थी। तो अब यहां से मान लो दिल्ली सपोज करो 300 किलोमीटर है। मुझे क्या करना है, मान लो मैंने बाइक से स्टार्ट करी मैंने यहां से, और वहां पहुंचूंगा, तो मुझे क्या है, फिक्स स्पीड 60 किलोमीटर थोड़ी रहेगी मेरी, नहीं। वो किस पे डिपेंड करेगी कि मैं कितना थका, मैं कहां कहां बीच में रुका। तो एवरेज जब निकालूंगा तो उसके अकॉर्डिंग निकालूंगा टाइम कैसा, क्योंकि मान लो मैंने 10 मिनट के लिए कहीं ब्रेक ले लिया, तो वो भी क्या है, एवरेज के रूप में क्या होगा, थोड़ा डाउन आ जाएगा। 60 से क्या होगा, थोड़ा डाउन आएगा। तो मतलब फैक्टर अफेक्टिंग क्या करेंगे, उसकी मतलब कैसे कैसे वो इंक्रीज होगा या कैसे वो डिक्रीज होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चले आगे की ओर। अब फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं, पहला है कंसंट्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा कौन सा होता है, प्रेशर होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, किस किस से डिपेंड करेगी, जनरली कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पर और प्रेशर के ऊपर। और भी है वो हम डिटेल से आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे। चलते हैं आगे। देखो, इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान रहे, केमिकल काइनेटिक्स में बात करूंगा, केमिकल बोले तो क्या हो जाएगा यहां पे, केमिकल रिएक्शन, और दूसरा है यहां पे वर्ड कौन सा, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर रेट या स्पीड की बारे में बात करता हूं। ठीक, तो ये था डेफिनेशन के बारे में। चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो ऑन द दो टाइप्स किस बेस पे है, वो में पहले ध्यान रखना क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड के आधार पे हम क्या करेंगे, 3 टाइप में टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिवाइड किया है। पहला है फास्ट रिएक्शन, मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जिनको मतलब क्या कर सकते हैं, कंप्लीट होने में, कंप्लीट कैसे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बहुत कम समय लगता हो या उसको हम मेजर ही नहीं कर पाए। मान लो किसी रिएक्शन को मैं देख रहा हूं और वो कंप्लीट हो रही है मेरे सामने, तो अगर मान लो मुझे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाऊंगी इसकी स्पीड कितनी थी, तो उनको क्या बोलते हैं, हम फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रहे, इसका एग्जांपल आपको लिख लेना है कि एग्जांपल क्या होता है। इसका एग्जांपल होता है, जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है ना, ऑल आयनिक रिएक्शन, वो कैसी होती है, वो होती है अपने फास्ट रिएक्शन में काउंट होती है। आयनिक बहुत सारी रिएक्शन हम डिटेल से पढ़ेंगे, ओनली एग्जांपल के थ्रू थोड़ा थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ लेते हैं इसको ना। दूसरा है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन यानी क्या होता है, मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जिनको क्या होना है, कंप्लीट। कंप्लीट बोले तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। समय कितना है, अप्रोक्स टाइम कितना,
कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ मंथ भी हो सकते हैं, और कुछ क्या होते हैं, ईयर भी लग सकते हैं। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे सामने, इसका एग्जांपल होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। लास्ट वाली क्लास में आपने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ लिया था अच्छे से, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ऐसा तो होता ही नहीं। मान लो कि मेरे पास ये क्या है, लोहे की रोड है, इसको मैंने क्या कर दिया, मॉइस्चर में या एयर मतलब क्या कर दिया, वाटर के साथ कांटेक्ट करवा दिया, तो कल ही इसमें रस्टिंग ले जाएगी, ऐसा नहीं होता है। रस्टिंग एक क्या है, स्लो प्रोसेस, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, टाइम लगता है, मंथ भी लग जाते हैं और ईयर भी लग जाते हैं। चले, तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन। ध्यान रहे, ये है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों है, इसका एक रीजन ये है कि मॉडरेट रिएक्शन ही हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जितनी भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो सब कौन सी होगी, मॉडरेट रिएक्शन होगी, क्योंकि इनकी स्पीड हमें पता चल जाती है और इसको कैलकुलेट हम इजीली कर पाते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, मतलब जिन भी रिएक्शन में हम क्या करेंगे, रेट निकाल सकते हैं, रेट कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं, वो कौन सी होगी, मॉडरेट रिएक्शन। एक एग्जांपल की बात करता हूं, मान लो मैंने लिखा है यहां पे 2H2O ले लिया, माना कि 2H2O ले लिया या 2H2O2 ले लिया। जिसको तोड़ूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, मान लो 2H2O प्लस क्या बाहर निकल गया इसके अंदर से, O2 बाहर निकल गया। बैलेंस हो गई, देखिए बैलेंस हो गई क्या, 2 2 4, हाँ बैलेंस हो गई। तो ये जो रिएक्शन है इसकी रेट मुझे पता चल जाएगी, इसीलिए ये क्या है, एक मॉडरेट रिएक्शन है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल और लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया 2HCl, तो क्या बनेगा, H2 प्लस Cl2। ये भी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है। तो जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम जितनी भी रिएक्शन हम स्टडी करेंगे या पढ़ेंगे, वो सब कौन सी वाली पढ़ेंगे, हम मॉडरेट रिएक्शन पढ़ते हैं। आई थिंक अब तक जो पढ़ा है पूरा कंप्लीट हो गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स कैसे किसे बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है उसकी, और टाइप्स जो है वो रिएक्ट मतलब उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग टाइप कितने हैं, 3 टाइप के हैं, फास्ट, स्लो और मॉडरेट। चलते हैं नेक्स्ट आ गया अपन। अब दूसरा पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है या होती क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो कोई फिक्स टाइम के अंदर कोई रिएक्टेंट है, वो कितना क्या हो रहा है उसके अंदर, किस स्पीड से, मान लो कि एक बाल्टी है मेरे पास, उस बाल्टी को मैं क्या कर दिया, सपोज वेपर होने के लिए रख दिया मैंने, मतलब धूप में रख दिया, तो वहां से पानी ऊपर जा रहा है, तो मान लो 1 घंटे में कितना पानी क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। वो स्पीड, जो स्पीड है उसको क्या बोलते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ आ गया आपको। या कोई रिएक्शन है, मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, माना कि ये है मेरे पास, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अभी माना कि क्या है, t बराबर 0 टाइम है, t बराबर 0 मतलब अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है ना उस टाइम। ये रिएक्टेंट कितना है, मान लो 100% है। t बराबर मतलब 5 मिनट के बाद रिएक्टेंट सपोज कितना रह गया, 90%, ये कितना बन गया, 10%। बात में आ गई चीज। t बराबर कितना, 10 मिनट के बाद मान लो ये कितना है, 80% हो गया, और ये कितना हो गया, 20% हो गया। तो पता चला आपको कि मतलब फिक्स टाइम के बाद कितना रिएक्टेंट खर्च हो रहा है या प्रोडक्ट कितना बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हम स्पीड बोलते हैं। तो यह स्पीड क्या आएगी कि जो 5% पर मिनट, पर 5 मिनट, या 1% पर मिनट की बात करूंगा, तो मतलब 1 मिनट में 1% क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट क्या है, उतना बन रहा है। आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। इसका कुछ फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और यूनिट भी उसकी ध्यान रखनी, क्योंकि हम इसको इसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, इजीली सोल्व कर पाएंगे। देखो क्या है फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन या प्रोडक्ट की बात करता हूं, अपॉन क्या हो गया, टाइम। प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा तो फॉर्मेशन के लिए बात करूंगा, और रिएक्टेंट के बारे में बात करूंगा तो क्या होगा,
क्या हो गया, डिके रेट बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि कितना कम हो रहा है स्लोली स्लोली। अब जो कंसंट्रेशन होता है वो कंसंट्रेशन की क्या होती है, कंसंट्रेशन अगर मैं समझाना चाहूं तो क्या होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होती है कि उसकी अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर इन वॉल्यूम, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर अपॉन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं। अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी है तो यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आ गई, अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, मतलब मैटर की बताई थी क्या होती है, मोल होती है, तो क्या लिखा मैंने यहां पे, मोल। वॉल्यूम की क्या होती है, लीटर, और टाइम की क्या हो गई, अपॉन, देखो अपॉन में क्या हो गया, टाइम, सेकंड, तो ये इसकी यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर इनटू सेकंड। या इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, इसको लिखूंगा मोल लीटर -1 और सेकंड -1, ये इसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ गई। आई थिंक क्लियर हो गया पूरा, कैसे हो गया कंप्लीट। वापस देखें, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर्मूला आपको सामने गिवन है और यूनिट भी हमने कैलकुलेट कर ली है। चले आगे की ओर, नेक्स्ट जो है अपना देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस को हम क्या बोलेंगे, डिके भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिके या मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमें निकालनी है। सपोज करें ये ग्राफ गिवन है, हम बात करते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। देखो, द रेट ऑफ प्रोडक्ट क्रिएशन, मतलब प्रोडक्ट के बनने की रेट, and the rate of reactant disappearance can be easily determined from the slope of the curve for product and reactant if a graph is plotted between the concentration of reactant and product in time। ये क्या है, कंसंट्रेशन गिवन है, किसकी हो सकती है, रिएक्टेंट की भी हो सकती है या किसकी होती है, प्रोडक्ट की। मान लो मैंने यहां लिख दिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और किसके बीच में, टाइम के बीच में मान लो मैंने कर्व खींचा, तो इस पॉइंट पर या मान लो इस जगह पे ये किसका है, रिएक्टेंट वाला, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, और ये कौन सा है, रिएक्टेंट वाला है। सपोज रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए डिक्रीज आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है इसकी। रिएक्टेंट की टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब इंक्रीज होगी तो ग्राफ अपर साइड जाएगा, और कम होगी तो ग्राफ नीचे की साइड आएगा टाइम के साथ, ठीक। अगर मुझे इसकी क्या निकालनी है, मुझे रेट निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या जाएगा यहां पे, डेल्टा पी अपॉन टी। मान लो ये एक तो पोजीशन मैंने यहां मान लिया, एक पोजीशन मैंने यहां मान लिया। सपोज आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो फिजिक्स में क्या है, ये रेट, ये क्या है, इसकी कंसंट्रेशन है। तो यहां मान लो कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, सपोज मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्रोडक्ट की, यहां P1 है, यहां कितना है, P2 है, यहां टाइम कितना है, T1 है, यहां कितना है, T2 है। तो रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट का फॉर्मूला आएगा, रेट इक्वल टू P2 माइनस के P1 अपॉन T2 माइनस के T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ग्राफ के अकॉर्डिंग तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन इतना आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको ऐसे निकालना है, जो पहला फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर अपना निकाल लेना है। चलिए आगे की ओर, द स्पीड ऑफ फॉर्म्स एंड डिसअपीयरेंस मे और मे नॉट बी इक्वल टू द टोटल रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब दोनों क्या रहेंगे, कभी इक्वल नहीं रहेंगे, या तो इक्वल, या तो इंक्रीज होगा, या फिर क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होता है। इसको समझाने के लिए हम बात करते हैं, देखो स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री एंड रेट ऑफ रिएक्शन। माना कि एक रिएक्शन दी हुई है, मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, 2a + 3b + 4c इक्वल टू 5d + 7e। ये मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन है। मुझे क्या करना है, इसका स्टोइकियोमेट्री के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, ध्यान रहे आपको कैसे सोल्व करना है इस चीज को, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो क्या होता है, आपको क्या लिखना है, इक्वल टू, ऐसे लिख दिया मैंने, इक्वल टू क्या आएगा, इसका जो नंबर है आगे, मोल जो है, इसके जो नंबर, जितने भी नंबर आए
2 आए, 3 आए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपको क्या करना है, उसको अपोन में लेके जाना है। कैसे लिखेंगे? 2 को क्या लिखूंगा मैं? हाफ। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोल सकता हूं मैं? वेलोसिटी भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन क्या था रेट ऑफ रिएक्शन का? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यही था हमारा। तो देखो क्या है यहां पे, तो क्या लिखा मैंने? डी ए क्या हो रहा है यहां पे? खर्च हो रहा है। खर्च मतलब डीके हो रहा है या डिसएपियर हो रहा है। तो डिसएपियर होगा तो क्या लगाऊंगा? साइन, सिंबल लगा दिया मैंने माइनस। आपको ध्यान रखने के लिए इसका माइनस का यूज नहीं करना है, माइनस केवल इंडिकेट ये करेगा कि ये क्या हो रहा है? डिसएपियर हो रहा है। तो माइनस हाफ क्या लिखना है आपको? डी ए अपॉन डी टी। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, इक्वल टू लगा देना है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सबकी क्या रहेगी? इक्वल रहती है। इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1/3 dB अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के 1/4 DC बटे डी टी इक्वल टू। हमने तीनों को सोल्व कर लिया। चलते हैं किस पे? नेक्स्ट वाले पे, फोर्थ पे। तो क्या आएगा? यहां आएगा प्लस 1/5 dd बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया? प्लस 1/7 DE बाई टी DE बाई डी टी। ये है आपके इस जो इक्वेशन गिवन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। माइनस किसको इंडिकेट करेगा? माइनस इंडिकेट करेगा डिसएपियरेंस या डिके रेट को। प्लस किसको इंडिकेट करेगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन को या एपियरेंस को क्या करता है? इंडिकेट करता है। इन जो सभी स्टेप में मैंने इक्वल लगाया है, मतलब इस स्टेप के थ्रू या इसके थ्रू या इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग में रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा। और जो सबकी पूरी इक्वेशन क्या रहेगी? एक ही रहती है। रेट ऑफ रिएक्शन कभी चेंज नहीं होती है, पूरी रिएक्शन में वो सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, कभी चेंज नहीं होती है। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि कोई रिएक्शन क्या कर रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते टाइम क्या कर रहा है? t बराबर 0 पर 100% था रिएक्टेंट, t बराबर 5 मिनट में कितना रह गया? वो 90%, और कितना बन गया प्रोडक्ट? 10%। तो मतलब सब में इक्वलिटी आएगी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, पूरी रिएक्शन के अंदर। तो ये था स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसका एक एग्जांपल में क्या करता हूं? डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं, या इसको मैं और मेंशन कर देता हूं। यहां लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इसको यहां लिखा मैंने डीके, मान लो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? डीके रेट ऑफ ए। तो कैसे लिखेंगे? मान लो अगर डीके रेट ऑफ ए निकालना तो कैसे निकालूंगा मैं? माइनस का हाफ डी ए अपॉन डी टी। दूसरा क्या आएगा? मान लो मेरे पास आया डीके बोले तो डिसएपियरेंस भी बोलते हैं, मैं पहले बता रहा हूं ना। डीके रेट ऑफ बी क्या आएगा? माइनस के 1/3 dB बाई डी टी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिख रहा है ना, ये फिक्स नहीं है। इक्वेशन चेंज होगी तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? ये वैल्यू चेंज हो जाएगा पूरा। तो क्या लिखा? तीसरा लिखा मैंने डीके रेट ऑफ सी क्या आ जाएगा? माइनस के 1/4 DC बाई डी टी। ये तो हो गया डीके के बारे में। अब क्या क्या आएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखेंगे हम? 1/5 dd बाई डी टी। प्लस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो प्लस तो है ही। अगला कौन सा हो गया अपने पास? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहां क्या लिखा था? डी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई कितना आ जाएगा अपने पास? 1/7 DE बाई डी टी। तो ये तो क्या था? इसका स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन था। आपको ये कुछ नहीं करना है, रिएक्शन में जितने आगे मोल गिवन है उनको अपोन में लेके चले जाना है, और क्या करना है? डी के रूप में, मतलब पार्शियलिटी के रूप में डी अपॉन डी टी लिखते हैं हम इसमें डिफरेंशिएशन के अंदर। तो उसी बेस पे हमें क्या लिखना? मान लो अगर यहां पे NH3 आ जाता है, सपोज ए की जगह मान लो NH3 आ गया, तो क्या लिखना है हम? NH3 अपॉन डी टी। अगर मान लो बी की जगह क्या आ रहा है? मान लो नाइट्रोजन आ रहा है, तो क्या लिखोगे आप? DN2 अपॉन डी टी लिखना है। एग्जाम्पल में समझाता हूं डिटेल से। एग्जाम्पल देखो क्या है। देखो एग्जाम्पल है हमारे सामने 2N2O5 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है? 4NO2 और प्लस O2। दिस रिएक्शन कंप्लीट इन अ क्लोज्ड बीकर
आफ्टर 4 सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज 1.6 इंटू 10 की पावर -2। देन कैलकुलेट, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 और रेट ऑफ रिएक्शन, टोटल रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले ये रिएक्शन है, इसका क्या लिखना है, हमें स्टोइकोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो मैं रिएक्शन को दोबारा यहां पे लिख लेता हूं, N2O5 इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। हम जानते हैं कि जो टोटल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबके लिए क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आएगा, अब ये क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। तो माइनस के कितना है, नंबर कुछ नहीं आ गया तो नंबर कुछ लिखना ही नहीं, तो क्या आ गया, माइनस dN2O5 अपॉन dt इक्वल टू, देखो ये फॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब प्लस लिखना है अपने को, तो क्या हो जाएगा 1/4 dNO2 अपॉन dt इक्वल टू, क्या लिखना है, एक ही है तो क्या लिखेंगे, DO2 अपॉन dt। ये तो क्या हो गया इसका स्टोइकोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अगर इन तीनों में से कोई सी भी मैंने एक वैल्यू सोल्व कर ली तो मेरे पास क्या गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, मतलब आपके जो फोर्थ ऑप्शन पूछ रहा है उसका आंसर मिल जाएगा अपने को। सबसे पहले क्या गिवन है, हमें गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ NO2, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 गिवन है, कितनी गिवन है हमें, 1.6 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। ठीक, टाइम कितना गिवन है, यहां पे टाइम बोल रहा है, ये टाइम दिया हुआ है अपने को 4 सेकेंड। चलें सोल्व करते हैं। अब पहला क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितनी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितनी है। तो हमें क्या करना है, वैल्यू निकाल लो पहले, या तो क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो फिर इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, सबसे पहले 4 वाला निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो या तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं पूरी, या फिर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, या फिर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू अगर मुझे पूरी आ गई तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। चलिए सोल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या है, dNO2 गिवन है और टाइम गिवन है, तो मैं पहले वही ले लेता हूं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो इधर वैल्यू क्या है, 1/4 dNO2 अपॉन dt। आगे चलते हैं, dNO2 की वैल्यू कितनी है, क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी है इसकी, 1.6 इंटू 10 की पावर -2। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा, क्या आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 4 सेकेंड। तो यहां वैल्यू पुट कर दी मैंने, कितनी, 4 सेकेंड। आई थिंक बात में आ गई। चले आगे सोल्व करते हैं इसको। कितना आ गया, 4 कितना हो गया, 16। 1.6 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 की पावर -2। 1.6 से 16 को कैंसिल किया, कितने बार जाएगा, 10 टाइम। इस 10 को ऊपर लेके चल जाऊंगा तो कितना आ गया मेरे पास, फाइनल आंसर आ गया 10 - 3 मोल लीटर -1 और सेकंड इनवर्स। ये मेरे पास क्या आ गई, टोटल रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। आंसर नंबर क्या है, ये आपके पास 4th है। आराम से देख लो क्या किया, पहले हमने स्टोइकोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया, देन हमें क्या क्या गिवन है वो वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा पूरा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है मेरे पास, 10 की पावर -3 मोल लीटर -1 और सेकंड -1, या सेकंड इनवर्स की बात करता हूं, ये आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मैं पहला निकाल सकता हूं, क्या आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालनी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालनी है, या उससे पहले मैं दूसरा भी निकाल सकता हूं। तो मैं मान लो दूसरा निकालता हूं, मैं क्या निकालता हूं, उल्टा चलता हूं। 4 हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, 3 निकालना है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। चले सोल्व करते हैं हम। तीसरा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब या मैं लिख दूं, मैं शॉर्ट में डीके लिख दिया, डीके ऑफ N2O5। ध्यान रहे सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, स्टोइकोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन तो आना ही आना चाहिए। देखो
स्टोइकोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, डी माइनस dN2O5 अपॉन dt इक्वल टू 1/4 dNO2 अपॉन dt इक्वल टू dO2 अपॉन dt। अब मुझे ये चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कर दूं या इसकी वैल्यू के साथ इक्वल कर दूं। मैं इसके साथ इक्वल करता हूं। क्या आ गया मेरे पास, देखो मैंने क्या लिखा, उसके दो स्टेप ले लिए, माइनस dN2O5 अपॉन dt इक्वल टू किसके आ गया, ये मेरे पास इक्वल आया 1/4 dNO2 अपॉन dt। इसको सोल्व करना है। माइनस मतलब क्या है, डीके हो रहा है, मतलब माइनस हमें नहीं लगाना है, ओनली डीके दिखाएगा। चले मुझे ये निकालना है तो मुझे क्या करना है, dNO2 और dt की वैल्यू पुट कर दूं। तो मैंने वैल्यू पुट करता है, क्या आएगा मेरे पास, dN2O5 अपॉन dt इक्वल टू 1/4 इंटू dNO2 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 2 अपॉन कितना आया, dt कितना था, 4 था, dt कितना था, 4 था। जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो पहले वाला और ये वाला क्या है, इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है तो मतलब ये क्या है, आ गई आपके पास, आंसर भी वही आएगा। क्या आएगा, 1.6 डिवाइड बाई 16 इंटू 10 की पावर माइनस की 2। सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 10 टाइम 10 ऊपर जाते कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 3। यही क्या है, रेट ऑफ डिके ऑफ N2O5। तो यही क्या आगे इसकी आपका आंसर भी क्या है, ये उसी का, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, किसका, आंसर नंबर 3 का। नेक्स्ट और क्या निकालना है, हमें निकालना है सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था, देखो सेकंड वाला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो हमें क्या करना है, इसको इसके साथ इक्वल कर लेता हूं, एक ही बात है, या इसको और इन दोनों को इक्वल करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इक्वल कर देता हूं एक बार के लिए, क्योंकि अभी अब मैंने आंसर निकाल लिया है तो जल्दी हमारा क्या आंसर निकल जाएगा। निकाल क्या रहा हूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले रिलेशन चाहिए। रिलेशन क्या था, माइनस के dN2O5 अपॉन dt इक्वल टू किसके आएगा, dO2 अपॉन dt के, किसके इक्वल आया, dO2 अपॉन dt के आंसर आया। तो कैसे निकालूंगा, देखो इसमें कुछ मोलिकुलरिटी है क्या, नहीं है, मोलिकुलरिटी है ही नहीं। तो जब मोलिकुलरिटी नहीं है तो dO2 अपॉन dt कितना आएगा आंसर मेरे पास, इसके आंसर कितना आया, देखो ये लिखा हुआ कितना है, 10 की पावर माइनस के 3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, dO2 अपॉन dt इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 3। इसका आंसर भी आपको डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि ये मैंने यहां से इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी, जिससे मेरा आंसर एक बार में आ गया। हो गया आराम से ये वाला कंप्लीट। चलते हैं आगे, एक और बच गया अपना, कौन सा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कौन सा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। दोनों में से क्या करना है, इक्वल करना है। देखो रिलेशन, माइनस के dN2O5 अपॉन dt इक्वल टू 1/4 dNO2 अपॉन dt। तो जब वैल्यू पुट करता, आंसर क्या कर दूंगा, रिलेशन पुट करूंगा तो क्या आएगा, dN2O5 अपॉन dt इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 dNO2 अपॉन dt। मुझे क्या निकालना है, इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, रेट, कंसंट्रेशन निकालनी है, रेट निकालनी है। देखो क्या लिखा हुआ है, रेट निकालनी है। तो रेट का फॉर्मूला तो क्या होता है, dNO2 अपॉन dt। चलें क्या करना है, हमें आंसर निकालना है। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, मुझे ये चाहिए तो बाकी बच्चे को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ गया, dNO2 अपॉन dt इक्वल टू 4 इंटू माइनस के dN2O5 अपॉन dt, ये आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, ये लिखी हुई 10 की पावर माइनस के 3। तो आंसर कितना आ गया, 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। ये क्या आ गया आपके पास, लास्ट फाइनल आंसर आ गया। तो देखो इधर, अब समझने की बात क्या है, समझना। देखो सबसे पहले क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, रिलेशन, इसकी वाली वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, देखो 10 की पावर माइनस 3। पूरे की वैल्यू 1/4 dNO2 अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 10 की पावर माइनस 3, ये वाली वैल्यू पुट करी। और dO2 अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 10 की पावर माइनस 3। मतलब टोटल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहती है। हाँ कंसंट्रेट मतलब जो रेट अलग अलग की जो सेपरेट रेट है फॉर्मेशन और डीके, वो क्या होती है, डिफरेंट हो सकती है। लेकिन दो में तो हमारे पास सेम आई है, इसमें क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। तो मतलब ये था आपका पहला एग्जाम्पल जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है।
आई थिंक पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर, क्योंकि इसमें तो सब सेम आंसर आ रहा था। चलते हैं दूसरे पे जो में थोड़ा डिफरेंट आएगा। देखो रिएक्शन 2NH3 प्लस 5O2 4NO6H2, अलग से लिखता हूं मैं यहां पे 2NH3 प्लस 5O2 इक्वल टू 4NO प्लस 6H2O। ये मेरे पास क्या है लिखा हुआ है। मुझे क्या करना है सबसे पहले, या मुझे नहीं आपको भी क्या करना है, हमें इसको स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जितनी आगे क्या है मोल है उसके वो अपॉन में चले जाएंगे। क्या लिखूंगा मैंने माइनस, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये रिएक्टेंट क्या होगा, डीके हो गया, डिसअपीयर होगा। तो माइनस हाफ DNH3 अपॉन dt इक्वल टू, ये भी क्या है रिएक्टेंट है तो माइनस 1/5 DO2 अपॉन dt। ये फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या लिखूंगा 1/4 DNO अपॉन dt, और ये भी क्या है फॉर्म हो रहा है तो 1/6 DH2O अपॉन dt। ये क्या है मेरे पास स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आ गया है। अब मुझे निकालना क्या है, देखो मुझे क्या करना है, देखो क्या गिवन है हमें, दिस रिएक्शन कंप्लीट एट हाई टेम्परेचर एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। देखो NO की वैल्यू गिवन है तो मैं लिख दूं, क्या लिखा हुआ है हमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितनी है, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 3 है मोल पर लीटर। डायरेक्ट कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, अब क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन ही गिवन है हमें, इनटू सेकेंड देन कैलकुलेट। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 और रेट ऑफ टोटल रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालनी है। तो जो वैल्यू आपको गिवन होती है उसके बेस पे हमें क्या करना होता है, सब कुछ निकालना होता है। ध्यान रहे सबसे पहले अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हो तो सबसे इजी आपका वही रहेगा, वैसे नहीं निकालोगे दूसरा तरीका भी आपके पास अवेलेबल है। तो चलो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मैं निकालता हूं, मेरे पास NO की गिवन है तो ये मेरे पास गिवन है ये वाली वैल्यू, तो मैं क्या निकाल लेता हूं इसके अंदर H2O निकाल लेता हूं सबसे पहले, रेट ऑफ रिएक्शन बाद में निकालेंगे, सीधा उल्टा करते हैं सिस्टम। तो उल्टा करेंगे तो पहला क्या निकाला हमने, पहला निकाल रहे हैं हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये मुझे निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको किसके इक्वल करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। हमें किसकी वैल्यू है, इस वाले की वैल्यू गिवन है, तो लिख दो यहां पे, क्या लिखोगे 1/6 DH2O अपॉन dt इक्वल टू 1/4 DNO अपॉन dt। ठीक है, पहला काम तो ये। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये निकालना है, तो बाकी बचे हुए क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, DH2O अपॉन dt इक्वल टू 6 ऊपर चल जाएगा 6/4 DNO अपॉन dt कितना गिवन है हमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, मतलब DNO अपॉन dt गिवन है कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 हमें गिवन है। तो यार लिख दूं मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब DNO अपॉन dt आपको गिवन है कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सोल्व करना है हमें, तो सोल्व करते हैं इसको, कितना आएगा सोल्व करने पर, 4 से कैंसिल किया इसको मैंने तो कितने टाइम जाएगा 0.9 टाइम, 0.9 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6 को 9 से 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस की 3। ये आपका पहला आंसर आ गया है किसका, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O का। आई थिंक पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई। चलिए दूसरा और निकाल लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरा क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 या रेट ऑफ डिके या डिके रेट ऑफ O2। तो पहले क्या करना है हमें, इसको क्या करना है, किसके इक्वल करना है, या तो इस वाले की इक्वल कर दो या फिर इसके इक्वल कर दो, क्योंकि हमारे पास DH2 अपॉन dt की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास DNO अपॉन dt की वैल्यू भी हमें क्या है पता है, तो किसी के साथ इक्वल कर दो, आपकी इच्छा हो। आंसर क्या आएगा, सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। तो माना कि मैंने क्या किया, H2O के ही इक्वल किया, तो H2O के इक्वल करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास
DO2/dt कितना है ये 1/5, माइनस को नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस क्या है, डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू 1/6 DH2O/dt। सोल्व करते हैं आगे। हमें निकालना है DO2/dt मतलब रेट ऑफ डीके ऑफ O2 है ना, तो ये निकालना है, तो ये मुझे निकालना है, तो क्या करना है, इसको लगा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो DO2/dt इक्वल टू 5/6 DH2O/dt। कितना आया वैल्यू इसकी, DH2O/dt की वैल्यू आ गई मेरे पास 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 आंसर आ गया। कितने टाइम जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना, 0.9 टाइम, 0.9 टाइम, हाँ 0.9, 5 को 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस की 3। ये क्या आ गई आपके पास, ये आ गई हमारे पास वैल्यू किसकी, DO2/dt की वैल्यू आ गई। चले दो तो हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। चले तीसरे पे चलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। तीसरा निकालते हैं हम, रेट ऑफ डीके ऑफ NH3 का निकालना है। तो हमें क्या है रिलेशन, ये रहा NH3। अब क्या करो, या तो इसका रिलेशन लिख दो, या इसके इक्वल कर दो, या इसके तीनों के साथ इक्वल कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो मान लो मैं एक बार तो इसके साथ इक्वल करके देखता हूं और एक बार मैं इसके साथ इक्वल करके देखता हूं, क्योंकि हमें चेक भी तो करना है कि साथ हमेशा इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो चलो सोल्व करते हैं। मैंने लिख दिया यहां पे माइनस के DNH3/dt कितनी है आगे 1/2, इक्वल टू किसके कर दिया मैंने, इसको मैंने इक्वल टू किया माइनस के हाफ माइनस 1/5 DO2/dt। और क्या था हमारे पास, और गिवन था हमारे पास 1/4 DO2/dt। एक बार तो क्या करता हूं मैं, इसको इसका इक्वल करूंगा, एक बार मैं इसको इक्वल करूंगा। देखते हैं दोनों के साथ आंसर सेम आता है या नहीं आता। चलिए सोल्व करते हैं। मुझे निकालना है DNH3/dt कितना है 1/2, इक्वल टू किसके कर दिया 1/5 DO2/dt। हमें ये चाहिए तो इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया DNH3/dt इक्वल टू 2/5 इंटू DO2/dt, 2/5 इंटू DO2/dt की वैल्यू कितनी आई, वो रही DO2/dt की वैल्यू आई 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, 5 को कैंसिल किया कितना 0.9 टाइम, तो कितना आ गया पास 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। ये आपके पास वैल्यू आई किसकी, जब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। एक बार मैं इसका क्या करता हूं, इन दोनों के साथ भी चेक कर लेता हूं। एक बार O2 के साथ किया है ना, सॉरी एक बार दोनों सेम ही लिख दिया मैंने, DO2 और DNO। वन बाई 5 किया तो DO2 तो ये क्या है यहाँ पे DNO/dt। इसका इक्वल करके देखता हूं एक बार, देखो क्या होगा। तो 1/2 DNH3/dt इक्वल टू किसके आ गया 1/4 DNO/dt की। चले सोल्व करते हैं इसको। आगे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, जो बचता है उसको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमें ये निकालना है। तो क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो इसको DNH3/dt इक्वल टू 2/4 इंटू DNO/dt। सोल्व किया कितना आ गया हाफ, तो कितना आ गया 1/2 इंटू DNO/dt की वैल्यू कितनी आई थी, देखो DNO/dt ये रही, पहले क्वेश्चन में गिवन थी कितनी 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो कितना आ गया 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, कितने टाइम 1.8 टाइम। तो कितना आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। दोनों से क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो मैंने वही बताया था, आपकी इच्छाओं के साथ इक्वल कर सकते हो, आंसर हमेशा क्या रहेगा सेम आएगा। चले लास्ट फोर्थ अपने क्या बच गया अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन
अब रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था या तो इस स्टेप के साथ निकाल लो या फिर इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ, किसी में भी एक में वैल्यू पुट कर दो तो अपना आंसर मिल जाएगा। माना कि मैं पहले वाले में कर देता हूं तो क्या लिखा मैंने, कितना है, हाफ dNH3 अपॉन dt। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, हाफ तो ऐसा कैसा लिख दिया, dNH3 अपॉन dt कितना है मेरे पास, आंसर आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस की 3। अगर 2 को मैं 1.8 से मतलब क्या अगर क्रॉस करता हूं तो कितना बढ़ जाएगा, 0.9 टाइम। तो क्या आएगा, क्या आ गया मेरे पास, 0.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इस पॉइंट को मैं इधर पावर में ऐड कर दूंगा, कितना आएगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। ये आ गई क्या, आपके रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। तो ये था क्या, स्टोइकियोमेट्रिक के कुछ एग्जांपल जो कि मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था। दो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, आप और प्रैक्टिस खुद करें क्योंकि ये क्या है, नीट के बेसिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां से अधिकतर क्वेश्चन मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि अपना क्या है, देखिए आगे, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, या रेट कांस्टेंट की बात करता हूं। क्या होता है देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट, अगर कोई रिएक्टेंट है, मान लो कोई रिएक्शन है, उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, 1 हो जाए, देन जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको ही क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेट कांस्टेंट भी हम बोलते हैं। कैसे देखो, N1A, मान लो कोई एक क्या है, एक रिएक्शन है मेरे पास, N1A प्लस N2B M1C प्लस M2D, ये कोई रिएक्शन है। तो आपने मास एक्शन लॉ पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम के अंदर, नहीं पढ़ा होगा तो हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। हमारे क्या नेक्स्ट चैप्टर, आगे चैप्टर आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम नाम से चैप्टर आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसको डिटेल से पढ़ लेंगे। यहां क्या बात करता हूं, मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब इसके अकॉर्डिंग बात करूंगा तो क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल किसकी होती है, उसके रिएक्टेंट की। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं बात करना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, रेट ऑफ, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन तो क्या आएगा मेरे पास, कंसंट्रेशन के ऊपर उसकी मोल कितने हैं, तो N1 और B N2। आई थिंक पहली बात तो समझ आ गई, ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रिक्वायर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको बोल दिया फॉरवर्ड। बैकवर्ड क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल किसका आएगा, C की पावर M1 और D की पावर M2 की। हमें क्या है, दोनों नहीं लेना, अभी दोनों काम में नहीं आएंगे अपने, हमें केवल क्या करना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को ध्यान में रखना है। तो जब इसको मैं ध्यान में रखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो वापस, रेट प्रोपोर्शनल किसके आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ A की N1 और ये क्या आ गया इसका N2। क्वेश्चन, ये जो डेफिनेशन है क्या बोल रही है कि अगर क्या होता है, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है अगर उसको मान लो यूनिट कर दूं या 1 कर देता हूं तो जो आंसर आएगा वही क्या होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है, मतलब स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। देखो करते हैं, मान लो ये प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट क्या आएगा, R इक्वल टू K, A की पावर N1 और B की पावर क्या आ गई मेरे पास, N2 आ गई। ये क्या बोल रहा है, A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू भी क्या बोल दिया इसने, 1 बोल दिया। तो क्या आ गया, R इक्वल टू किसके आ गया, K की। तो ये जो R इक्वल टू जो K आया है यही क्या है, आपके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कहलाता है या रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। बात में आ गई। आपको क्या करना है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ मास एक्शन लॉ, और क्या करना है, इसको कंसंट्रेशन को 1 करते हुए हमें R इक्वल टू K दिखाना होता है। आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वापस हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पे, तो फॉर्मूला क्या आया था अभी हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आया था, K, A की पावर N1 और दूसरा क्या आ गया, B की पावर N2 आया। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल टू K। तो क्या लिख दूं मैंने यहां पे, क्या लिखा मैंने,
चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल टू के ए की पावर n1 और दूसरा क्या लिख दिया मैंने b की पावर n2। मुझे क्या निकालनी है, इसकी k की यूनिट निकालनी, तो k को मैं साइड में कर देता हूं, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देता हूं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करूंगा तो क्या आएगा कि देखो, तो ये दोनों कहां आ जाएंगे, इसके नीचे की साइड आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा यहां पे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर n1 और क्या आ गया, b की पावर b क्या आ गया, n2 आ गया। ये हमें चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या बताई थी मैंने, मोल, क्या बताई थी, मोल पर लीटर। तो क्या आ जाएगा यहां पे, मैं लिख दूं, लिखना चाहूं तो यहां पे आगे लिखना चाहूं तो क्या आएगा, मोल पर लीटर अपॉन सेकंड। टाइम को क्या लिखा अपन ने, सेकंड में मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में, अपॉन ए क्या है, यहां भी ए बी क्या है, एक कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं हम, मोल पर लीटर। तो क्या लिख दिया मैंने यहां पे, मोल पर लीटर की पावर n1 और यहां क्या लिखा मैंने, मोल पर लीटर की पावर n2। मैथमेटिक्स आप सबने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, एड, हमेशा क्या होती है, एड हो जाती है। तो क्या लिखा मैंने यहां पे, ऊपर वाले को लिखता हूं, मोल पर लीटर इंटू 1 अपॉन सेकेंड अपॉन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर n1 प्लस n2। ठीक है, n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं कंसंट्रेशन की। अब ये क्या हो जाएगा, मान लो इस पूरे को मैं ऊपर ले जाता हूं, सपोज क्या कर दिया, पूरे को ऊपर ले गया, इसकी पावर कितनी है, 1 है। अगर कुछ नहीं है तो मतलब क्या मानना है, 1 मान लेना है। तो क्या आ गया, इसको सोल्व करूंगा तो आगे ध्यान रहे, ध्यान से समझना इसको, मोल पर लीटर, ठीक, ये वाला 1 इंटू मोल पर लीटर n1 प्लस n2 इंटू 1 अपॉन सेकेंड। इसको क्या किया मैंने, पूरा ऊपर लेके, अब देखो वापस सेम कंडीशन, अगर बेस सेम है तो क्या होती है, पावर एड हो जाती है। तो हमारे पास आंसर क्या आता है निकल के, मोल पर लीटर 1 माइनस n1 प्लस n2। जरूरी नहीं कंसंट्रेशन चाहिए, मान लो अगर रिएक्टेंट 3 से ज्यादा हो गए तो n3 भी कर देंगे, हम n4 भी कर सकते हैं, इनटू 1 अपॉन सेकेंड। तो ये क्या आ गई आपके पास, रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, तो हमें क्या करना है, इस पे भी फोकस करना है, ये हमें से याद रखना है। जितने भी कंसंट्रेशन आपको क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ध्यान रखने हैं कितने हैं, तो उसको उसके आधार पर हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल में फिर भी क्या करता हूं, ले लेता हूं। तो एक एग्जांपल में लेता हूं, यहां पे देखो, ब्लैंक स्लाइड किधर है, ये देख लेते हैं ना, सपोज मान लो यही देख लेते हैं क्या होता है। देखो मैंने रिएक्शन ली n2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। मुझे क्या निकालना है, इसका रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। तो देखो कैसे निकालूंगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास मोल पर लीटर 1 माइनस n1 प्लस n2। तो ये क्या है, इसके आगे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या मान लेना 1। तो 1 प्लस ये, तो कितना करूंगा, 1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट कितना आ गया हमारे पास, देखो आगे रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर 1 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन सेकेंड। सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, मोल अपॉन लीटर माइनस के 3 इंटू 1 अपॉन सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया मेरे पास मोल माइनस 3 लीटर प्लस के 3 और सेकेंड माइनस 1। क्या गया मेरे पास, सेकेंड माइनस 1 मेरे पास आ जाता है। तो ये था आपका ये वाला एग्जाम्पल जो कि मैंने लिया है। दोबारा और ले लेंगे एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो दोबारा क्या करना है, मुझे मैसेज कर देना कमेंट में, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है आज का अपना लास्ट टॉपिक भी है। लास्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। दोनों में क्या है, डिफरेंस निकालने हैं। कौन कौन से डिफरेंस होते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है और मेंशन करना होता है। चले आगे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की देखो पहले क्या है, डेफिनेशन गिवन है। डेफिनेशन क्या होती है, मैंने बताया था, डेफिनेशन क्या होती है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन।
और दूसरा क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होती है कि मान लो कोई रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब क्या है, कोई रिएक्शन है, उसके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर 1 होती है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसके इक्वल रहेगी, हमेशा रेट कांस्टेंट के इक्वल रहती है। चले, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है, उसके इक्वल रहती है हमेशा। दूसरा क्या है डिफरेंस, ये पहला डिफरेंस था, दूसरा डिफरेंस क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू क्या होता है, K A की पावर N1 या B की पावर N2। इसको अगर मैं हटाऊंगा तो क्या लगा दूंगा, बीच में प्रोपोर्शनल लगा दूंगा, तो मतलब अगर A की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, अगर A की कंसंट्रेशन कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कम हो जाएगी। मतलब डिपेंड किस पे करेगी, मोलर कंसंट्रेशन में डिपेंड करती है, किसकी, रिएक्टेंट की। जबकि रेट कांस्टेंट की बात करूंगा तो क्या होता है, द रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब इसमें क्या होता है, केवल ये होता है, ये वाला पोर्शन होता ही नहीं है, तो जब नहीं होगा तो क्या होगा, डिपेंड ही नहीं करेगी। चले आगे, थर्ड वाला डिफरेंस क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इनडायरेक्टली। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, इनडायरेक्टली रूप से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जबकि रेट कांस्टेंट एसेंशियली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, मतलब आवश्यक रूप से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, या कम होगा तो भी क्या होगी, वेरी करेगी। फोर्थ जो लास्ट है अपने पास क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन, कितना टाइम लिया गया है, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो टाइम जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, और कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। आगे इधर रेट ऑफ कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, कितना टाइम होता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं होती है टाइम के साथ। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, हमने उसकी स्टोइकियोमेट्री रिप्रेजेंटेशन किया, 2 एग्जांपल हमने किए, उसके बाद हमने क्या किया, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मतलब या रेट कांस्टेंट हमने निकाल लिया, उसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया है, और लास्ट में हमने रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस और कर लिया है। आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे अपने आप को, ताकि क्या करें, हम कुछ एग्जांपल्स और भी मैं क्या करूंगा इसमें इंक्लूड करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में टॉपिक आए। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।